अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब कत्ल केस, सरकार बनाम शाहरुख जतोई वगैरह। 24 दिसंबर 2012 की रात जब शाहजेब अपनी बहन के साथ घर जा रहा था तो रास्ते में सिराज तालपुर नामी मुलजिम ने उनको रोका और उसकी बहन के साथ, शाहजेब की बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके बाद शाहजेब और सिराज के दरमियान हाथापाई हुई या तल्ख कलामी हुई। सिराज तालपुर अकेला होने की वजह से कुछ ना कर पाया और शाहजेब अपनी बहन को लेकर अपने घर चला गया। जिसके बाद सिराज तालपुर ने अपने बाकी साथियों समेत, जिनमें शाहरुख जतोई, साजिद तालपुर और गुलाम मुस्तफ़ा शामिल हैं, उनके साथ शाहजेब के घर पहुंचा और उसको घर से बाहर बुला के उसका सरेआम कत्ल कर दिया। जिसके बाद फिर फॉर FIR मुलजमान के खिलाफ दर्ज हुई और ये वाक़या काफ़ी रिपोर्ट हुआ, मीडिया पे काफ़ी इसकी हाइप क्रिएट हुई। अच्छा, चूंकि ये इस FIR में दहशतगर्दी का दफ़ा शामिल कर दिया गया था, 780 है, तो ये जो केस था ये दहशतगर्दी अदालत में चलाया गया, एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये केस चला और 6 ही महीनों में यानी 7 जून 2013 को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इस केस की जजमेंट दी, जिसमें उन्होंने शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि बाकी 2 मुलजमान साजिद तालपुर और गुलाम मुस्तफ़ा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जिस जजमेंट के खिलाफ, इन सज़ाओं के खिलाफ मुलजमान जो हैं वो अपील में चले गए हाई कोर्ट। अच्छा, इस दौरान जो शाहरुख जतोई की फैमिली थी, उन्होंने अप्रोच किया शाहजेब की फैमिली को और वहाँ उनके साथ राजीनामे के बात की। इस बात को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक कानूनी बात लोगों को समझाना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास जो क्राइम्स होते हैं, यानी जराइम जो हैं, ये 2 किस्म के होते हैं। एक वो जराइम जो कंपाउंडेबल होते हैं, दूसरे वो जराइम जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल जराइम से मुराद वो जराइम जिनमें फरीकैन के दरमियान राजीनामा किया जा सकता है, और नॉन कंपाउंडेबल जुराइम वो जुराइम होते हैं जिनमें फरीकैन आपस में राजीनामा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे किसी का कत्ल हो गया तो अगर उसके घर वाले जो हैं वो कातिल के साथ राजीनामा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसी तरह अगर कहीं पे रेप हो जाता है, अगवा का केस है, डकैती का केस है, तो इस किस्म के केसेस में आप राजीनामा नहीं कर सकते, आपको राजीनामे का राइट नहीं दिया गया। जिन केसेस में राजीनामा हो सकता है उनको कंपाउंडेबल, और जिनमें नहीं हो सकता उनको नॉन कंपाउंडेबल। अब जो कत्ल का केस है, किसी को कत्ल कर देना, तो ये कत्ल बजाते खुद एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें राजीनामे की गुंजाइश मौजूद होती है। और ये जो असूल है ये शरीयत से भी लिया गया, यानी शरीयत में भी इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि जो मरने वाले के वरसा हैं, अगर वो चाहें तो वो कातिल को माफ़ करके उनको उसके साथ या उसके घर वालों के साथ बैठ के मामलात को तय कर सकते हैं जिस तरह वो चाहें। तो वैसा ही हुआ। तो जो शाहजेब के घर वाले थे, यानी उसके जो वरसा थे, लीगल हेयर्स थे, उन्होंने शाहजेब के साथ राजीनामा कर लिया और शाहजेब के वालिद ने 250 मिलियन रुपीज़ यानी 250 मिलियन रुपीज़, 1.75 मिलियन डॉलर्स जो बनते हैं तकरीबन, वो उस वक्त रकम, दियत की अमाउंट जिसे हम कहते हैं, वो बदले सुलह या दियत की अमाउंट वसूल की। और उसके बाद हाई कोर्ट में जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि मैंने जो FIR दर्ज करवाई थी शाहरुख जतोई और उसके साथियों के खिलाफ, वो मैं अब उस केस की पैरवी से दस्तबरदार होता हूँ, मेरा इनके साथ राजीनामा हो गया और मैं इनको माफ़ करता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमूमन जब पार्टीज़ के दरमियान राजीनामा हो जाता है तो उसके बाद केस जो एक्यूज़ड है उसको बरी कर दिया जाता है, स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, स्टेट उनको बरी कर देती है। अब सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट में राजीनामा सबमिट हो गया या शाहजेब के वालिद ने आके स्टेटमेंट दे दी कि जी मैंने पैसे ले लिए हैं, दियत के अमाउंट ले ली है, मैं अब मजीद इस केस को परसू नहीं करना चाहता, तो फिर ये केस क्यों चला? अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट आता है फसाद फिल अर्द। देखें, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 309 और 310 इस चीज़ की हर एक लीगल हेयर को ये राइट देता है कि वो अपने बाप, बेटा, भाई के कातिल को माफ़ कर सकता है पैसे लेके, दियत के अमाउंट लेके। लेकिन 311 बात करता है कि जहाँ पे फसाद फिल अर्द, यानी फसाद फिल अर्द से क्या मुराद, यानी आप कोई जुर्म करते हैं लेकिन इस तरीके से करते हैं कि आपके उस जुर्म से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाता है, माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है, लोग पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब हो जाती है, लोगों में खौफ व हरास फैल जाता है, या उससे संगीन किस्म के नताइज अखज़ होते हैं या हो सकते हैं। तो इस तरह के जराइम में अगर जो लीगल हेयर्स हैं यानी वरसा हैं, वो अगर उनके साथ राजीनामा कर भी लेते हैं कातलों के साथ, फिर भी स्टेट जो है वो ताज़ीर की पनिशमेंट देती है, यानी फिर भी वो केस को चला लेके जाती है। और इसी वजह से लेकिन इस केस में जब फसाद फिल अर्ज आ जाता है और जो लीगल हियर्स हैं वो अगर राजीनामा कर लेते हैं तो मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, उसके अलावा आप उसको उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने उसी कानून को मद्देनजर रखते हुए जो मौत की सज़ा थी, सज़ाए मौत थी 2 मुलजमान की, उनको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया उम्र कैद में।
अच्छा, फिर उन्होंने इसके खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस का फैसला करते हुए तमाम तर मुल्जिमान को बरी कर दिया। अब डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखी वो तो जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जो मेन फैक्टर था, जो जिसकी वजह से बरीयत हुई है, वो ये था कि जी जो लीगल हेयर्स हैं वो चूंकि राजीनामा कर चुके हैं, कोई केस को परसू नहीं करना चाहता, और जो 780 यानी दहशतगर्दी का जो दफा लगाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया कि जी ये गैर जरूरी तौर पे लगाया गया है, ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, ये जो कत्ल था ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता ही नहीं है। तो लिहाजा दहशतगर्दी का जब दफा हट गया तो बाकी पीछे जो ऑफेंस रह जाता था उसमें फसाद फिल अर्ज, जो मैंने अर्ज किया पहले ही, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो हटा दी गई। जब वो हट गई तो जी लीगल हेयर्स का ये राइट है कि वो कातिल को माफ कर सकते हैं, और ये उनको कानून भी देता है, उनको शरीयत भी देती है, जिसके तहत उन्होंने अपने बच्चे के, अपने बेटे के कातलों को माफ कर दिया। लिहाजा उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए और सिर्फ इसी फैक्टर को अपने सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहतरम ने शाहजेब के कातलों को आज बरी कर दिया, और अब वो तमाम तर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे उनसे बरी होके बाहर आ चुके हैं। शुक्रिया।